है नहीं? मैंने भेजा था, किसी ने मुझे भेजा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सर्कल पे चार्ज थे। हाँ सर्कल पे। हाँ आपके एडवांस क्वेश्चन की लिंक भेज दो। अच्छा, फिजिक्स क्लास। अबे किस, अरे भाई डिमोक क्या हो गया तुम्हारा? नाम ही समझ नहीं आ रहा मुझे, कैसे बोलूं? अनम्यूट क्यों कर रहे हो? कोई डाउट पूछने पे ही अनम्यूट कीजिए, मुझे सवाल मिला नहीं। के टी, हाँ क्वेश्चन है कि ये रहा। इसमें एक सवाल था कि घड़ी की तरह 0 से लेकर 12 तक हमने चार्जेस डाल दिए, मतलब 1 से लेकर 12 तक। 1 प्लस क्यू माइनस 2 क्यू प्लस 3 क्यू माइनस 4 क्यू। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि क्यू और 7 क्यू का रिजल्टेंट 6 क्यू वाला फील्ड बन जाएगा। तो अभी तो हमने ऑन ही नहीं किया। यहाँ पे अभी होंगे हम। सवाल एक देखते हैं और उसके बाद फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ 7 क्यू है। क्यू हटा देते हैं, 6 क्यू लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम? समझ गए क्या? दूसरा, यहाँ पे -2 क्यू है, यहाँ पे -8 क्यू है। तो -2 क्यू हटा देते हैं या -8 क्यू, जैसे मर्जी है। जैसे -8 क्यू है और ये -2 क्यू है, तो 2 क्यू वाला अपनी तरफ करेगा और -8 क्यू वाला अपनी तरफ कीजिएगा, अपोजिट हो गए। तो -6 क्यू वाला फील्ड बचेगा। लेकिन जैसे ये +6 क्यू वाला ऐसे अवे बना रहा होगा, ये -6 क्यू वाला अपनी तरफ टूवर्ड्स बना रहा होगा। करेक्ट है क्या? यस सर। तो या तो यहाँ पे +6 क्यू लिख सकते थे, क्यों भाई? उसका कुछ आइडिया लगा? ठीक, चलो तीसरा करते हैं। 3 क्यू एंड 9 क्यू। यहाँ पे 3 क्यू है, यहाँ 9 क्यू है। तो 3 क्यू 9 क्यू मतलब यहाँ पे +6 क्यू हो गया। तो एक 6 क्यू का फील्ड ऐसे हो गया। और 4 क्यू एंड 10 क्यू, तो यहाँ पे 6 क्यू ऐसे हो गया। यहाँ पे +6 क्यू, यहाँ -6 क्यू, ऐसे ही चलता जाएगा। क्यों भाई? तो +6 क्यू मतलब इधर और -6 क्यू मतलब इधर। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि ये सारे अपोजिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फ्लावर बन गया, एक बार सोच लेने दो। सबके अलग ही अलग डायरेक्शन बन रहे हैं ना। एक बार और सोच लेते हैं। -6 क्यू, ये -6 क्यू हो गया। हाँ अलग अलग ही बनेंगे सबके, क्योंकि 12 डायरेक्शंस हैं और 12 में से 6 डिफरेंट डिफरेंट पकड़ में आ रहे हैं। तो ऐसे हैं, यहाँ पे +6 क्यू है, यहाँ -6 क्यू है, उसके अपोजिट में मुझसे खुद ही नहीं बन रहा। ऐसे होना चाहिए नहीं,
12 हो गया क्या? हाँ ठीक है, ऐसी है। तो इधर हो गया, इधर +6q कर दिया, यहाँ पे +6q हो गया, इसके अपोजिट यहाँ +6q कर दिया, फिर यहाँ पे +6q हो गया, इसके अपोजिट कितने हो गए? 5, यहाँ पे 6q कर दिया। कछु ना बन रहा, कुछ गड़बड़ बना रहे क्या हम लोग? फोटो तो मेरे पास है, चलो ट्राई करना तुम लोग यार, अरे थोड़ा शांति से। सर, हाँ। तो वो लास्ट वाला जो ग्राफ का क्वेश्चन था ना, वो को बता हम्म, दीजिए ना। हाँ ग्राफ वाला कर लेते हैं। लास्ट लास्ट वाला, लास्ट वाले ग्राफ, हाँ जी हाँ, लास्ट वाला ग्राफ ना। 4th नंबर। हाँ जी, 4th नंबर में लिखा है, 4th नंबर लिख देते हैं इसको, 4th हो जाएगा। Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है और Q1 का वैल्यू बड़ा है। मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि Q1 का वैल्यू मैं लिख देता हूं +2q और Q2 का वैल्यू लिख देता हूं -q। तो चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, एक चार्ज बड़ा हो गया दूसरे से, Q1 बड़ा भी हो गया। ठीक है, तो इसमें इधर थोड़ा बना के देखते हैं। मेथड क्या था? ऐसे ही था कि दो चार्जेस हैं, ये +2q है और यहाँ पे -q है। बीच में अगर चलेंगे तो ये बोलेगा अवे, ये बोलेगा टूवर्ड्स, ऐड हो जाएगा फील्ड। यानी इसके बीच में कहीं पर भी फील्ड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, कैंसिल भी नहीं होगा, तो नेट फील्ड कभी 0 नहीं हो रहा। ऊपर से दोनों के फील्ड राइट में यानी पॉजिटिव हो गया, तो इसके बीच में फील्ड का वैल्यू हर जगह पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव इंफिनिटी से चलकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव से पॉजिटिव का मतलब हुआ ये ऐसे। अभी ये थोड़ा सा यू वाला पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो गया, क्यों? क्योंकि बड़ा चार्ज अपने तरफ फील्ड बड़ा रखेगा, तो यहाँ पे ग्राफ की हाइट ज्यादा रहेगी, इधर पे कम रहेगी। बड़ा चार्ज है तो फील्ड का वैल्यू बड़ा मिलेगा, छोटा चार्ज है तो छोटा मिलेगा, तो इधर हाइट कम रहेगी, इधर ज्यादा। तो थोड़ा सा छोटे चार्ज की तरफ, जैसे ऐसे बनाते थे तो भी छोटे चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाता था। ये 0 वाला पॉइंट भी याद आ गया। तो एक पहला बीच में तो ये हो गया। इस तरफ हमने देखा तो ये कह रहा है लेफ्ट अवे और ये कह रहा है राइट मतलब टूवर्ड्स। तो फील्ड आपस में कैंसिल हो रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन 2q का फील्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर है, क्यों? चार्ज बड़ा है, डिस्टेंस कम है, न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया। पहचान पा रहे हो? q बड़ा है और डिस्टेंस कम है, तो ये वाला स्ट्रॉन्गर फील्ड बनाएगा। दोनों के फील्ड माइनस तो हो रहे हैं, लेकिन एक नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है, तो माइनस करेंगे तो हमेशा 2q का फील्ड ही जीतता रहेगा। यहाँ पे 2q की वजह से नेगेटिव फील्ड बन रहा है, इसका मतलब इस पूरी जगह पे फील्ड नेगेटिव रहेगा और कहीं भी 0 नहीं है। तो ऐसा ग्राफ -इंफिनिटी से 0 की तरफ जाता हुआ। राइट साइड में ग्राफ में बीच में 0 कहीं ना कहीं होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि जो छोटा चार्ज है उसका फील्ड उसके पास में तो स्ट्रांग होता है, लेकिन दूर जाते तो वीक होता है। बड़ा चार्ज का फील्ड दूर तक भी वीक नहीं होता, क्योंकि चार्ज ही बड़ा है। समझ गए क्या? तो ये चार्ज 2q है, 2q दूर तक फील्ड बना सकता है, q वाला अपने पास में स्ट्रांग बना सकता है। अच्छा बताओ, अगर -q के बिल्कुल साइड में बैठ जाए तो किसका फील्ड का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए? यानी इसकी वजह से ये जो टूवर्ड्स वाला नेगेटिव फील्ड है वो इंफिनिटी बन रहा है। तो ग्राफ -इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे कहीं ना कहीं फील्ड का वैल्यू 0 जरूर हो जाएगा। तो यहां पे फील्ड 0 हो रहा है, मान लो दोनों की वजह से। देखो छोटे चार्ज से पास है, बड़े चार्ज से दूर है, ये हम कर चुके हैं एक बार कि दो चार्ज रखे थे, एक प्लस एक माइनस, पूछ रहे थे इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, बीच में मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। तब ये लॉजिक डिस्कस किया था कि छोटे चार्ज की तरफ एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होना चाहिए, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज देयर इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहां पे फील्ड 0 हो रही है, इसके अंदर अंदर में -q का फील्ड ज्यादा है और इसके बाहर में 2q का फील्ड ज्यादा है। समझ में आया? -q वाला फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है और +2q वाला, तो इसलिए ग्राफ पहले -इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ, यहां पे फील्ड 0 हुआ और उसके बाद ग्राफ पॉजिटिव में चला गया। ये किसका फील्ड स्ट्रॉन्गर है? इसके माइनस के पास बैठेंगे, माइनस का स्ट्रॉन्गर हो। दूर जाएंगे तो कहीं ना कहीं दोनों का बराबर हो जाएगा। फिर उसके भी आगे जाएंगे तो बड़ा चार्ज का फील्ड जीत जाएगा, क्योंकि बड़ा चार्ज तो दूर तक फील्ड बना रहा है, छोटा चार्ज तुरंत घटा रहा फील्ड। तो ये ऐसे गया। अब ग्राफ ऊपर जाके ऊपर ही क्यों नहीं जा रहा?
क्योंकि जब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चले जाओगे तो पहले चार्ज का फील्ड भी जीरो और दूसरे का भी जीरो, तो उनका डिफरेंस, इसका मतलब है ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर जाके नीचे आके जीरो पर मुड़ेगा, क्योंकि टेंडिंग टू जीरो होना है, तो मैक्सिमा आना चाहिए, है ना। ये तो लॉजिक सिंपल है कि अगर एक पॉइंट पे वैल्यू जीरो हो रही है और दूसरे आगे चल के फिर से जीरो हो रही है और बीच में जीरो नहीं है, तो ग्राफ ऊपर गया तो नीचे भी आएगा, तभी तो जीरो बनेगा भाई, तो मैक्सिमा बनना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि ये x1 डिस्टेंस है यहां से और पूछे क्या ये बता सकते हो नेट फील्ड जीरो कहां पे, x1 का वैल्यू बता सकते हो, तो ये हमने करा था k 2q बाय, मान लो ये डिस्टेंस d है, बोलो, और दूसरे चार्ज का फील्ड याद आ गया। उस दिन जब हम कर रहे थे तो ये 4q था, ये q था, 4q कुछ याद आया क्या, एक 4q था, q था, तो हमने स्क्वायर रूट करा था तो 2 आ गया था स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया, √2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे, फिर x1 एक साइड ले जा पाओगे, तो क्या x1 का वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, ये देखो कैलकुलेट हो गया। ये x1 कौन सा पॉइंट आया, जहां पे नेट फील्ड जीरो हो जाएगी, नेट फील्ड जीरो। क्या ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं जहां पर, जैसे अगर ये पॉइंट को x बोल दे, ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं जहां मैक्सिमा है, कैसे निकालते हैं मैक्सिमा, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमने कहीं पर भी नेट फील्ड निकाला, अब नेट फील्ड कैसे निकालेंगे भाई, यहां तो जीरो हो रहा था, तो क्या यहां भी टोटल फील्ड जीरो हो रहा है, नहीं, तो आप बोलेंगे एक का फील्ड बड़ा होगा दूसरे का फील्ड छोटा होगा, मैंने लिख दिया k2q बाय d प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस k q बाय एक्स स्क्वायर। ये कोई समझा, ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, एक बोल रहा अवे दूसरा बोल रहा टुवर्ड्स, अपोजिट आ गए तो माइनस लगाया, सेम डायरेक्शन होते प्लस लगाते, दो फील्ड ऐड कर दिए तो टोटल फील्ड आ गया। अब मैक्सिमा का पॉइंट कैसे पता लगाते हैं, बहुत बढ़िया बोल दिए हैं, तो डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको, मान लो कर दिया, मान लो कर दिया, डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन क्या आ जाएगा वो मैं बता देता हूं, आप डिफरेंशिएट करना तो आएगा। ये जो पावर 2 है ना, इसका डिफरेंशिएशन पावर 3 हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n-1, ये तो खुद ही -2 पावर है, तो -2 पावर में -1 और लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो -3 और मतलब -3 मतलब नीचे आ जाएगा 3, तो d प्लस एक्स का पावर 3 और x का पावर 3 आ जाएगा, तो ऐसा ही फंक्शन बन जाएगा, जीरो करेंगे तो ऐसा ही रिजल्ट आ जाएगा, बट 2 की जगह पावर क्या हो जाएगा, तो 3 को बाहर, 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो √2 की जगह क्यूब रूट ऑफ 2, बिल्कुल सिमिलर कहानी सॉल्व हो जाएगी। समझ गए क्या, ऑल राइट। ये बात है, तो ये ग्राफ समझ गए, हो गया, तो बहुत सिंपल था, हाँ हो गया। अच्छा ठेंगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत डिटेलिंग नहीं जा रहे, इसमें 3-4 बातें लिखी है, उसको, जैसे डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स का अगर सिचुएशन आए तो सुपरपोजिशन से उड़ा देना है, सुपरपोजिशन हमारे पास मेथड है, जैसे अभी अभी हमने करा कि दो चार्ज है, यहां पे फील्ड पूछा, क्या मेथड है, दो चार्ज है यहां पे फील्ड पूछा किसी पॉइंट पे, आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, वो तो प्रैक्टिकल हो गया कि फील्ड पता लगाना है तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, वो तो प्रैक्टिकल हो गया, जैसे लैब में आपको कोट पहना के साइंटिस्ट बना के मैं ले गया और मैंने कहा कि तुम एक्सपेरिमेंट करके बताओ फील्ड है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, हाँ, लेकिन अभी तुम्हें पॉइंट चार्ज के फील्ड का फॉर्मूला पता है क्या है, k3/r², तो मैंने दो चार्ज रख दिया Q1 Q2 और कोई पॉइंट P बोल दिया, मैंने बोला P पॉइंट पे फील्ड बतानी है, अब तुम क्या करोगे, भाई आप अनम्यूट हो जा रहे हैं भाई साहब,
हाँ, तो क्या होता है बताओ, दो चार्ज हैं, उसका फील्ड निकालना, क्या करेंगे? पहले एक का फील्ड निकालेंगे, फिर दूसरे का फील्ड निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर सुपरपोजिशन कर देंगे, क्योंकि हमें पता है फील्ड तो इंडिपेंडेंट होती है। सेंस में क्या ये तो बिल्कुल फालतू बात है। लेकिन इसमें तो वेक्टर सम करना है, मतलब ऐसे दो चार्ज हैं, बीच में फील्ड निकालनी है, तुमने बोला एक की फील्ड इधर है, दूसरे की फील्ड उधर है, फिर कंपोनेंट करने पड़ेंगे, या फिर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, दिमाग सब तरफ चौकन्ना रखना है ना। ये हो गए। तो इस तरह के सिचुएशंस को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ये एकदम नकली है, ये हमको ऑलरेडी पता भी है, अभी अभी हम कर भी चुके। हम दूसरे तरह के सिचुएशंस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। जैसे एक रॉड है, उस पे पूरा चार्ज ऐसे चिपका दिया, तो ये रॉड को पॉइंट चार्ज मान के के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला केवल किसके लिए? जो ओरिजिनली पॉइंट चार्ज है, बाकी ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं करना है। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला कि क्यू बाय आर स्क्वायर सुन के ऐसा लगेगा कि हर एक का फील्ड का आंसर क्या बोल दें, ऐसा मन करेगा कि सबका आंसर के क्यू बाय आर स्क्वायर बोल देते हैं, आसान है। लेकिन किसी का भी आंसर के क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं बोलना पॉइंट चार्ज के अलावा, ठीक है। तो एक रॉड है, अगर उस पर चार्ज चिपका दिया तो हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऐसा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी 11th में पढ़ा है, शायद किसी ने ध्यान दिया होगा। मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पे भी पढ़ा था क्या? सेंटर ऑफ मास में पहले पढ़ा था, हाँ, एक्स पे डीएक्स। मैंने दो तीन चीजें याद करा दी थी कि कभी भी रॉड दिखे तो क्या बोलो, सेगमेंट कटेगा एक्स पे डीएक्स, ठीक है। तो अभी मैं एक आध सवाल करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे उसकी। उसके कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे या कुछ बहुत खतरनाक वेरिएशन वाले, चार्ज वेरिएशन वाले होंगे जो एडवांस में आते होंगे, उनको हम एक्स्ट्रा क्लास में मैं कराऊंगा, जो एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। तो वो ऑप्शनल है। हमारे को नॉर्मली एग्जाम में ये केसेस बहुत भयानक वाले केसेस नहीं दिखते, नॉर्मल ये जो दिखा रहा हूं ये दिखेंगे। जैसे ये रॉड है, तो रॉड में अब मान लीजिए इस रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, 3 स्टेप है हमारे पास, हर सवाल को करने के अभी 3 स्टेप है। पहला, इस बड़े से ऑब्जेक्ट को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बड़े ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट चार्ज जैसा सेगमेंट सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप है, इसमें एक छोटा सेगमेंट कट करो, सेलेक्ट करो, बनाओ, आइडेंटिफाई करो, उसका नाम डीक्यू लिखो, उसमें चार्ज का वैल्यू डीक्यू है। इस पूरे ऑब्जेक्ट के चार्ज का वैल्यू क्यू होगा, लेकिन हम जो सेगमेंट बनाएंगे उसका छोटा सा चार्ज हो जाएगा डीक्यू। तो डीक्यू पहले हम सेलेक्ट करेंगे, वो ही सीखना है आपको। कि हमको कैसे पता चलेगा डीक्यू कहां लेना है? वो ही आपको अलग अलग स्टेप में सीख जाना है कि भाई रॉड होगा तो ऐसे लेना है, रिंग होगा तो ऐसे लेना है, डिस्क होगा तो ऐसे लेना है, स्फीयर होगा तो ऐसे लेना है। तो 3-4 एग्जांपल्स होते हैं, वही चलते रहते हैं, ठीक। तो मान लीजिए रॉड में एक छोटा सेगमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया डीक्यू, फिर इस डीक्यू को पॉइंट चार्ज मानते हुए, वो तो पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से हम फील्ड निकालेंगे वहां जहां पूछा है फील्ड। किसका फील्ड पूछा है, लेकिन हम किसका फील्ड निकालेंगे? अब डीक्यू पॉइंट चार्ज है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो फील्ड आ गया। फिर हम ये सोचेंगे कि अगर ऐसा ही डीक्यू कहीं और लिया होता तो क्या उसका फील्ड भी ऐसे ही बनता, कुछ और वैल्यू होता लेकिन बनता। फिर उन सारे फील्ड के कौन से ऐसे कंपोनेंट है जिनको हम ऐड करते हुए देख पा रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कैंसिल हो जा रहा है तो उसको इंटीग्रेट मत करो, और जो ऐड हो जा रहा है उसको। अगर सारे ही कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो आप एक्स वाला अलग इंटीग्रेट करो, वाई वाला अलग इंटीग्रेट करो, जेड वाला अलग करो, 3-3 फील्ड बनाओ, फिर सबका वेक्टर सम कर दो। समझ गए क्या? ठीक है। तो मान लीजिए किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, एक छोटा पार्टिकल लिया, उसका फील्ड ऐसे टेढ़ा आ गया, दूसरे का लिया, उसका भी टेढ़ा आ गया। अब हमको कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं दिख रहा कि ये तो सब ऐसे ऐसे चल रहे टेढ़े और कोई कंपोनेंट कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा, तो पहले वाले फील्ड के 2 कंपोनेंट बना देंगे, एक्स एंड वाई। दूसरे वाले का भी एक्स एंड वाई, दूसरा बनाना नहीं है, लेकिन ऐसे सोच लेना है कि अगर दूसरा वाला भी होगा तो उसका भी तो एक्स और वाई होगा। तो पहले वाले का एक्स और दूसरे वाले का एक्स सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं कि अपोजिट? अगर सेम में आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन, पहले वाले का वाई और दूसरे वाले का वाई सेम में आ गए कि अपोजिट? अगर सेम में आ गए तो उसको भी इंटीग्रेशन। समझ गए क्या? तो कुछ एग्जाम्पल में कैंसिल हो जाएंगे। तो पहला स्टेप था डीक्यू सेलेक्ट करना,
दूसरा स्टेप था DQ का फील्ड निकालना, और तीसरा स्टेप था ये डिसाइड करना कि कौन सा कंपोनेंट हम इंटीग्रेट करेंगे। 3 स्टेप में सवाल होगा। DQ सेलेक्ट करो, फिर DQ का फील्ड निकालो, फिर चेक कर लो कौन सा कंपोनेंट आ रहा है। कैसे? दूसरे भी DQ और मिल सकते हैं ना, उनको केवल मन में ही सोचना है, सबको ड्रॉ नहीं करना है। सारे DQ नहीं है, DQ एक है। ऐसा सोचो कि यहां पे DQ होता इसकी जगह, तो वो क्या करता, वो किधर बनाता। अगर दोनों अपनी अपनी फील्ड बना रहे हैं तो क्या उनके कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, या दोनों ही सारे कंपोनेंट ऐड हो जा रहे हैं, या कोई कैंसिल भी हो जा रहा है, वो हमको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दिखने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो मैं अभी प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन चार्ज DQ कैसे लेना है। जैसे रॉड में अगर एक छोटा सा सेगमेंट बना है DX का, तो इसका चार्ज हो जाएगा DQ। DQ को लिखेंगे लैम्डा DX। लैम्डा अगर यूनिफॉर्म है तो Q बाय L लिखना होता है, जैसे मास बाय लेंथ, वैसे ही चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिफॉर्म है तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लिखना है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्वेश्चन में दिया होगा, हमको कोई गेस नहीं करना। समझ गए क्या? अगर वेरिएबल है तो हमको थोड़ी ना पता कैसा वेरिएबल, जैसा सवाल बोलेगा वेरिएबल वैसा ही वेरिएबल फंक्शन देगा ना। समझ गए क्या? यूनिफॉर्म एक ही तरह का होता है, पूरा एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म क्वेश्चन की मर्जी से होता है। नॉन यूनिफॉर्म तो हो सकता है एक्स स्क्वायर का फंक्शन दे दे, हो सकता है एक्स क्यूब का फंक्शन दे दे, हो सकता है साइन एक्स का फंक्शन दे दे। तो वेरिएशन तो कैसे भी हो सकते हैं मैथ में, लेकिन कांस्टेंट तो एक ही हो सकता है ना, एक कांस्टेंट फील्ड है। ये कैसे आया समझ में आ रहा है? यूनिटरी मेथड लगा हुआ है। एल लेंथ का चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ का चार्ज, और DX लेंथ का चार्ज, वही तो लिखा, Q बाय L को लैम्डा लिख दिया। समझ गए क्या? ठीक है, लेकिन ये तो हुआ लीनियर। अगर सरफेस पे फैला हुआ चार्ज होगा तो DX छोटे लेंथ की जगह DA या DS छोटा एरिया बना देंगे। समझ गए क्या? पूरे सरफेस पे चार्ज फैला दिया तो छोटे एरिया को चार्ज को DQ बोलेंगे, छोटा सा बनाएंगे सेगमेंट, छोटा एरिया होगा। हम बोलेंगे इस छोटे ऑब्जेक्ट को पॉइंट चार्ज की तरह इमेजिन करेंगे, इस छोटे पार्टिकल का फील्ड निकालेंगे, ऐसे छोटे छोटे पूरे सरफेस में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, फिर देख लेंगे किसका फील्ड कितना ऐड हो रहा है। समझ गए? तो यही लॉजिक चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको। ठीक है, दूसरा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन वाला खेल है, इसमें मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि ये छोटा सा एरिया हमने बना दिया DS, मान लो DS एरिया, तो इस पे जो चार्ज आया DQ इज इक्वल टू सिग्मा DS। ठीक है ना? DS कैसे सेलेक्ट करेंगे ये सीखने वाली बात है। तो वो एक सीक्वेंस है जो कि आपको एग्जांपल्स में सीखना होता है, पर अभी इमीडिएटली नहीं सीखना है। जब एग्जांपल आता जाएगा दिखते जाएगा, है ना। हमको कोई इसमें PhD भी नहीं करनी, बस एक दो एग्जांपल करके जाने हैं, क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिएशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म वाले कुछ केसेस आते हैं इस चैप्टर में। वो सभी में NCERT में भी डिस्कस्ड है, फ्लक्स कैलकुलेशन में भी आते हैं, तो पूछे जाते हैं। तो हमको कभी ना कभी ये इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत खेल समझना होता है, इसमें डरना नहीं है। और ये क्या लिखा है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है, तो हमने यहां पे एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया DV, तो इसका चार्ज हो गया रो इंटू लैम्डा DX सिग्मा DS। DS मतलब सरफेस एरिया का छोटा सा, रो इंटू D। ये मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज भरा हुआ है। समझ गए ना? एक डिब्बे के अंदर लड्डू भरे हैं, तो लड्डू का सरफेस पे चिपके हुए हैं, डिब्बे का सरफेस चार्ट हो गया। क्या करो, डिब्बा खोलो, अंदर से लड्डू निकलेगा ना, तो वो क्या है, चार्ज अंदर पूरे में भरा हुआ, वॉल्यूम में भरा हुआ। समझ गए? शक्कर भरी रहती है ना शक्कर के डिब्बे में, तो अंदर रहती है ना, वैसा ये वो है। ये सरफेस पे चिपका हुआ चार्ज है ना, यहाँ पे पूरा ऐसे। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। पहले सर्कुलर रिंग का मतलब सर्कल का एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद रॉड के एग्जाम्पल करेंगे। तो आज 2 एग्जाम्पल्स करेंगे, उस पर ही बेस्ड DPP होगा। रिजल्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। डिस्क और स्फीयर वाले केसेस करेंगे बाद में। तो हमारे पास 4-5 तरह के ही मेन शेप्स हैं जो हम पहचानते हैं, जैसे रॉड हो गया, रिंग हो गया, सर्कुलर डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गए, स्फीयर हो गए। यही 4-5
ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें चार्ज डाला जाए, किसी के सरफेस पे रहेगा, किसी में अंदर भी भर देंगे वॉल्यूम में, ठीक है, किसी में यूनिफॉर्म रहेगा, किसी में नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। जैसे बेसन का लड्डू खाया है तो उसमें शक्कर किधर होती है, सरफेस पे होती है, सरफेस चाट लिया, खत्म हो गया, लड्डू खाइए चाट के वापस, ऐसा होता है कि क्या करते हैं, पूरे में रहता है। अगर मैं आधा लड्डू ऐसे तोड़ दूं तो कौन सा वाला ज्यादा मीठा है, दोनों बराबर है, तो शक्कर कहां है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि रसगुल्ला देखिए तो वो यूनिफॉर्मली मीठा नहीं होता, उसके ऊपर तो शुगर सिर्फ चाशनी होती है, खतरनाक, अंदर थोड़ा उतना नहीं होता है ना, अंदर थोड़ा कम है, बाहर का लेयर इज डेंजरस, होता है नहीं। तो कहीं पे ज्यादा चार्ज है और कहीं पे कम है, वो बोल गए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो अलग अलग तरह के शेप होंगे, अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन भी होंगे, इसलिए एक नहीं होगा कि सर आपने बोला स्फीयर का एक रिजल्ट बताएंगे, एक नहीं आएगा, स्फीयर में भी तमाम रिजल्ट बनेंगे, क्योंकि कभी स्फीयर के अंदर चार्ज होगा लेकिन सरफेस तक आते आते कम होगा, या केवल सरफेस पे होगा अंदर नहीं होगा, कभी अंदर से बाहर आते हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी बदल देंगे, अंदर कम चार्ज रखेंगे, सरफेस तक आते आते थोड़ा ज्यादा डेंसर बना देंगे उसको। तो इस तरह के वेरिएशन बहुत सारे केसेस बनेंगे और ये सारे केसेस हमारे सिलेबस में हैं। पहले लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का, बहुत ही सिंपल है, पूछा है सेंटर पे फील्ड, चार्ज कहां है, ये रिंग के जो, हाँ रिंग का जो एज है या रिंग का जो पूरा सरकमफेरेंस है, इस पे बैठा हुआ चार्ज है पेरीमीटर पे, ये यहां पे चार्ज यूनिफॉर्मली बैठा है। जैसे ही हमें पता चला यूनिफॉर्म है, वैसे ही हमने सेंटर पे फील्ड को 0 बोल दिया। इसको सॉल्व क्यों नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि सारे तरफ चार्ज अगर यूनिफॉर्मली लगाओगे तो एक DQ ऊपर लेंगे तो उसका, ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फील्ड यहां पे नीचे बनेगा DE, छोटा छोटा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे में वैसा ही DQ लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सेंटर पे फील्ड निकालना है, डिस्टेंस दोनों साइड से बराबर है, KQ/R² उसका भी, KDQ/R² उसका भी, फील्ड कैंसिल हो गया, दो इनका कैंसिल हो गया, तो डायमेट्रिकली अपोजिट जितने पॉइंट्स हैं सबका फील्ड कट गया, करेक्ट है, तो यहां पे 0 कर दिया। बट पूरा सर्कल है, क्या सेमी सर्कल लेंगे तो भी सेंटर में फील्ड 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हाफ तो नीचे की तरफ बनाता होगा, लेकिन नीचे है ही नहीं तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट कर रहे हैं, इसमें एक रेडियस आर का रिंग है, वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और सेंटर से x डिस्टेंस पर यहां कोई पॉइंट पी है, फील्ड यहीं पे निकालना है। हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया, उसका नाम लिख दिया DQ, टोटल चार्ज Q है, इस DQ की वजह से P पॉइंट पर जो फील्ड बना वो बन गया DE, और अवे बना दिया, अवे, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। DQ कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज अपना फील्ड बना रहा है, आपको केवल मन में सोचना है कि क्या कोई और DQ लेंगे तो उसका फील्ड का डायरेक्शन भी इसी हिसाब से अवे चलेगा। तो अगर मैं यहां DQ लेता तो वो नीचे से ऊपर की तरफ चलने लगता, तो मैंने सोचा यहां थीटा लेके अगर दो कंपोनेंट बनाऊं तो दो में से एक कंपोनेंट दूसरे एलिमेंट के कंपोनेंट से कैंसिल हो सकता है। कौन सा कंपोनेंट ऐड होएगा, यानी सभी एलिमेंट के कौन से कंपोनेंट ही हैं जो एक्सिस पर लाई करते, बाकी सब अपोजिट अपोजिट आते जाएंगे। तो फिर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसको इंटीग्रेट करना है, आपको तीनों स्टेप समझ में आया। पहले मैंने लिखा DQ, फिर लिखा DQ का फील्ड कितना है, और फिर जरा सा मन में चेक किया कि अगर ऐसे ही एलिमेंट लगातार ले तो क्या कोई ऐसा कंपोनेंट है जो एक ही लाइन पे आ रहा है, मतलब ऐड करना है, और कौन सा है ऐसा जो कैंसिल हो सकता है। तो सिमिट्री से आइडिया लग जाता है, मतलब आपको फीलिंग आ जाएगी कि यही वाले ऐड हो रहे हैं, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, KQ/R², पहचान गए, ये किसका फील्ड निकाला, पॉइंट चार्ज DQ का, वहां से डिस्टेंस भी दिख रहा है, और आगे cos थीटा लिख दिया। देखो आप, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, यहां थीटा एंगल है, दिख रहा है क्या,
बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इंटीग्रेट करेंगे तो के ये सब कांस्टेंट है, केवल डी क्यू वेरिएबल है, तो हमारा जो आंसर बचेगा उसमें इंटीग्रेशन डी क्यू आ जाएगा। और इंटीग्रेशन डी क्यू मतलब एडिंग ऑल डी क्यूज, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, सारे डी क्यू एड कर दें तो क्या बन जाना है, टोटल चार्ज सर्कल पे क्यू है, तो आंसर आया के क्यू एक्स अपॉन, ये वाला इस जैसा रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले या एक दो क्लास पहले आपने देखा था, कहां पे था, हाँ, जब दो फिक्स्ड चार्जेस रख के वाई एक्सिस पे हम सामने एक थर्ड चार्ज लगाते थे और उस पे फोर्स पूछते थे, याद है क्या, तो ऊपर वाला ऐसे नीचे वाला ऐसे, तो उसमें भी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता था, बट वहां दो चार्जेस थे तो आंसर आता था 2K और आगे जो भी चार्ज रखा है Q1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, याद आया क्या। इसी में वैसा रिजल्ट बना था कि अगर तीनों चार्ज एक जैसे हैं तो ऐसा रिपेल करके इंफिनिटी भेज देगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव और सामने नेगेटिव चार्ज रख दिया तो अट्रैक्ट करके ऑसिलेशन कराएगा, और छोटा ऑसिलेशन हुआ तो, याद आ गया क्या, बहुत ही बार ये सवाल आ चुका, अभी फिर आएगा, ये अगला स्लाइड यही है। लेकिन ये फील्ड हो गया, इस फील्ड का ग्राफ भी हमको पूछा जाता है, ठीक है, ये फील्ड का सवाल आ चुका है, हर एग्जाम में आता है। ये फील्ड किसकी फील्ड है, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड है, रिंग पे चार्ज है, क्यू चार्ज। सर ये फिगर रिपीट कर दीजिए ना। हाँ जी, रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे कैसे बन गया, कुछ समझ में आ रहा है, रिंग ये है, देखो आपको दिख रहा है क्या, ये दिखा गया, ये रिंग पे चार्ज फैला हुआ और ये सेंटर है रिंग का, और यहां से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड निकाली, दिखा गया, रिंग रहा ये, और यहां सेंटर से एक डिस्टेंस, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहां डी क्यू। हाँ भाई बोलो बोकारो भाई, फिगर ही तो रिपीट हो रहा है, देखो सर स्टार्टिंग से हम लोग का हाइड कर मतलब हटा दिए थे क्लास से, क्या चीज, सर रिमूव कर दिए थे आप क्लास से हम लोग, किसको, सर बोकारो सेंटर को, कुछ पीछे का छूट गया सर। बोकारो सेंटर को मैंने रिमूव कर दिया क्या, यस सर, दूसरे नेम से ज्वाइन किए थे। अच्छा अच्छा, बोकारो सेंटर को रिमूव कर दिया था, यस सर। सर एक बार रिपीट, किस नाम से थे तुम, सर नहीं पता, वो कोई टेक्नीशियन भैया ज्वाइन किए थे। अभी वापस आ गए ना, हाँ सर। चलो अब नहीं हटाएंगे, लेकिन पहले बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा था वहां से, तो मुझे लगा कि कोई बच्चा शैतानी कर रहा है क्या, नहीं मैंने वैसे, चलो ठीक है, अब तो पूर्जा बोकारो लिख रहा है, अभी अभी ज्वाइन किए हो क्या आप लोग, यस सर। अच्छा तो मैं दोबारा से थोड़ा सा बताता हूं, हमने ऐसे लिखा कि अगर एक सर्कुलर रिंग हमारे पास है और उस रिंग के सरफेस पे ऐसे पूरे लाइन पर चार्ज क्यू फैला रखा, पूरा चार्ज क्यू है इस पे, तो उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मान लो यहां पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। आपको पहले कल डिस्कस हो चुका था कि कोई भी चार्ज अपने से अवे या टुवर्ड्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे बनाता है, और पॉइंट चार्ज है तो फील्ड का वैल्यू भी पता है, क्या फॉर्मूला है, और पॉजिटिव चार्ज हुआ तो अवे अवे अवे, और नेगेटिव हुआ तो टुवर्ड्स एरो आएगा। तो अभी मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज मान लिया, फिर क्वेश्चन पूछा कि इस पी पॉइंट पर नेट फील्ड पता लगाना है, तो मैंने 3 स्टेप लगाने हैं। किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट पे चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो देखो जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो सब हम कर लेंगे, तो आपको कभी कोई सरप्राइज नहीं होगा कि रास्ते में जा रहे थे किसी ने पूछ लिया मेरे पास ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसका फील्ड कैसे निकालोगे, अरे तुमको जो फील्ड निकालने लायक केसेस है वो ऑलरेडी हम कर देंगे, कोई सरप्राइज ही नहीं होगा, तुमको हर एक का पता रहेगा कि अरे इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। लेकिन बेसिक रिजल्ट कैसे निकालना है, कभी भी कोई फंसाएगा तो, कि एक बड़े ऑब्जेक्ट में एक छोटा सेगमेंट बना लो। अब कभी छोटा सेगमेंट हमको सेलेक्ट करके स्पेसिफिक जगह बनाना होगा, कभी हम जनरल ले लेंगे, जैसे इसमें मैं कहीं पर भी ले सकता था,
मैंने लेकिन इजी टू इमेजिन करने के लिए सबसे ऊपर वाले पॉइंट को छोटा सेगमेंट DQ बोल दिया, मतलब छोटा सा पार्टिकल वहां पे इमेजिन कर लिया, और वहां से यहां का डिस्टेंस भी मुझे पता है, तो इस पार्टिकल की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे बनने लगी, ये थीटा एंगल ले लिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को DE बोल दिया, ये केवल DQ ने बनाई है। तो पॉइंट चार्ज जो फील्ड बनाएगा वो लिखना है, स्टेप नंबर 2, पहला पॉइंट चार्ज लो, फिर पॉइंट चार्ज का फील्ड लिखो, ये फील्ड हो गया। इसका फॉर्मूला होता है KQ बाय ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हो गया, रूट हट गया, स्क्वायर लगाया तो KQ बाय R स्क्वायर, ये हो गया फील्ड। और इस फील्ड के कंपोनेंट कर दिए DE cos थीटा और DE sin थीटा। तो ये चेक करा गया कि भाई अगर मैं नीचे वाला सेगमेंट भी लेता, लेना नहीं है बार बार सेगमेंट, सेगमेंट एक ही बार लेना है, लेकिन इमेजिन करने के लिए जरूर चेक करना है कि अगर बिल्कुल इसका अपोजिट वाला लेता तो उसका थीटा एंगल पे DE cos थीटा वाला उसका सेम कंपोनेंट आगे आ जाता। यानी सारे सेगमेंट के कौन से कंपोनेंट सेम लाइन पे आने वाले हैं, कॉस वाले, और सारे के सारे DE sin थीटा डायमेट्रिकली अपोजिट जितने पार्टिकल होंगे सबके आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कौन सा इंटीग्रेट नहीं करना, sin थीटा मत करो, cos थीटा वाला इंटीग्रेट कर दो। तो ऐसे आप एक थर्ड स्टेप ये है कि आप कंपोनेंट एक बार चेक कर लीजिए, डायरेक्शन चेक कर लीजिए कि कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है। अगर सभी टेढ़े टेढ़े जा रहे होते, तो सभी एक ही तरफ ऐसे टेढ़े जा रहे होते, तो हम cos और sin लेके cos को अलग इंटीग्रेट कर लेते और sin को अलग इंटीग्रेट कर लेते। समझ गए क्या? फिर हम देखते कैसे क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर 2 रिजल्ट आ जाते, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते, कुछ सोचेंगे ऐसा, ठीक है। तो जब कैंसिल नहीं होगा तब की तब, अभी तो कैंसिल हो गया, तो फिर मैंने ये DE cos थीटा को इंटीग्रेट करा, DE की जगह ये KQ बाय R स्क्वायर लिखा और cos थीटा का वैल्यू लिखा, फिर इंटीग्रेट कर दिया, बचा अंदर इंटीग्रेशन के DQ, उसको लिख दिया Q, ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट का ग्राफ भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बना रहे हैं। अच्छा ग्राफ, हाँ, इसमें फील्ड का फॉर्मूला है, ये याद कर लेना है, अभी याद कर लो। पावर 3/2 सबको याद रहता है, मुसीबत केवल न्यूमरेटर की है, बस वही भूलेंगे, उस पर ही फोकस करो। x है, x ऊपर x है, उस पर फोकस करना। और वैसे भी याद रहता है कि ये छोटे के लिए SHM जैसा रिजल्ट मारेगा, यानी x के प्रोपोर्शनल है ऊपर, तभी तो स्मॉल सेगमेंट लेंगे, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे चलाएंगे तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर हटा देंगे, याद आ गया, ठीक है। तो इसमें अगर मैं x का वैल्यू 0 डाल दूं तो क्या आंसर आएगा? 0। यानी कि अगर रिंग के सेंटर पे फील्ड पूछोगे, तो वो तो हमने पहली स्लाइड में देखा ही ना, रिंग के सेंटर पे फील्ड 0, तो x इक्वल टू 0 डाला, मतलब हम कहां लौट आए? सेंटर पे आ गए। अब सेंटर से दूर जाएंगे तो अलग अलग जगह पर फील्ड ऐसे चलेगा, लेकिन सेंटर पे तो फील्ड 0 है ना, तो इसमें 0 डालने से आ रहा है क्या? तो x इक्वल टू 0 पे फील्ड का वैल्यू क्या है? मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि x भी 0 फील्ड भी 0 ओरिजिन से। फिर देखा x टेंडिंग टू इंफिनिटी डालने से क्या रिजल्ट आना चाहिए। अब आप कहेंगे देखिए इसमें न्यूमरेटर भी इंफिनिटी हो गया, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी हो गया, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो आप केवल ऐसे इमेजिन करो कि x बहुत बड़ा वैल्यू अगर है तो x r से भी बहुत बड़ा है, तो r को हम x के सामने गायब कर देते हैं। जैसे याद है ना, x छोटा था तो x हटा दिया, r रह गया था। r छोटा है और x बहुत बड़ा है, तो नीचे क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, r हटा दिया, एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 क्या हो गया? एक्स क्यूब हो गया। तो ऊपर x है और नीचे एक्स क्यूब है, आप कैंसिल करो, तो नीचे 1/x स्क्वायर हो गया। समझ गए क्या? तो रिंग का रेडियस बहुत छोटा और तुम बहुत दूर हो रिंग पे, तो रिंग किसकी तरह ही दिखने लगेगा। तो तब यह किसकी तरह एक्ट कर रहा है? पॉइंट चार्ज की तरह। आंसर आ रहा है KQ/x²। तो अभी x टेंडिंग टू इंफिनिटी डाले तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? हाँ, मतलब डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट या बड़ा नंबर आ जाए तो टेंडिंग टू 0, KQ/x² में x की जगह इंफिनिटी डालो तो 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? टेंडिंग टू 0 कर देते हैं। अब आप समझ गए कि ऐसा ग्राफ बनाना है जो यहां भी 0 है और जब इंफिनिटी पे जाएंगे तो भी 0 की तरफ टेंड करेगा। तो शेप कैसा होना चाहिए, कुछ इमेजिन करो। या
हाँ, मतलब पैराबोला तो एग्जैक्ट कट करता है दो जगह, ये दो जगह कट नहीं करेगा, अप्रोच करे। तो यहां से ऊपर गया और फिर ऊपर जाके फिर नीचे जरूर आएगा और फिर ऐसे घूम जाएगा एजमटोट, ऐसे टंग टेढ़ा। तो ये गया ऊपर, फिर ये आया नीचे। अप्रोच कहां पे? है ना? इसको नीचे भी सेम ग्राफ बनाने की कोशिश की मैंने, जो ऊपर है वही नीचे। इधर नीचे क्यों बनाया? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो इधर अवे बनाएगा, अवे मतलब राइट, राइट को पॉजिटिव बोल दिया। इधर भी अवे बनाएगा, अवे मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट को नेगेटिव बोल दिया। समझ गए क्या? तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है, वैसे तो फील्ड ही है। आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि एक बार ग्राफ ऊपर गया और नीचे आएगा तो मैक्सिमा जरूर आएगा। ये जो मैक्सिमा आता है, ये आता है कितने डिस्टेंस पे? पीछे वाला जो मैक्सिमा या मिनिमा बोल दो उसको, वो भी कहां आएगा? आर क्या है? r/√2 पे मैक्सिमा बन रहा है। कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमा r/√2 पे आया? मतलब कैसे डिराइव कैसे करेंगे रिजल्ट? हाँ, बहुत बढ़िया बोलती है। अगर डिफरेंशिएट करके क्या कर दे, तो दो ऑप्शन है, या तो आप डिफरेंशिएट करके 0 करोगे, या फिर मेरी बात मान लोगे कि सर r/√2 पे आता होगा। आप कह रहे हैं तो क्यों झूठ क्यों बोल रहे होगे? पढ़े लिखे तो लगी रहे। तो आप या तो मान लीजिए या फिर आप सॉल्व करके चेक कर लेना। मैक्सिमा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो एक बार चेक कर लेना, डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बहुत आसान। अब ये डिफरेंशिएशन हो गया, r/√2 पे आ गया, तो फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? उसके लिए हम इस फॉर्मूले में x की जगह क्या रख देंगे? r/√2 रख दीजिए, तो जो आंसर आया वो मैक्सिमम हो गया। करेक्ट है क्या? तो r/√2 रखा। अब ये भी मन में ही सॉल्व कर लेना। देखो, एक्स स्क्वायर की जगह ये रखा तो क्या आएगा? r²/2, r² प्लस r²/2 हो जाएगा 3r²/2। उसका अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, पावर 3/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा k q x, x दिखा, अपॉन 3/2 r² का पावर 3/2। तो ये जो पावर 3/2 होता है, मतलब ये 1 + 1/2 है, पावर 1 + 1/2। तो 1 इतना ही होता है, 1/2 इसका रूट होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया KQR/√2। देखना 3 है तो 3√3 r³ अपॉन 2√2। समझ गए कैसे लिखा? पावर 3/2 मतलब एक बार 1 पूरा पावर है और एक बार 1/2 पावर है। तो 3 मतलब 3 और हाफ पावर मतलब √3, 2 मतलब 2, हाफ पावर मतलब √2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर पहुंचा दिया, 2KQ/3√3 r²। ये मैक्सिमम फील्ड हुआ। अगर यहां नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, मैक्सिमम फील्ड इज 2KQ/3√3 r²। बहुत भयंकर रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 ऑप्शन दिख जाए, अगर आपको ऐसे मैक्सिमम फील्ड पूछ ही लिया तो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड अगर रहता है कि अरे यार 3√3 डिनोमिनेटर में आया था, 4 ऑप्शन में जल्दी मार दोगे, नहीं तो रिजल्ट है रख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आ भी चुका है। यही सवाल ही था कि रिंग का फील्ड कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगा। r/√2 4 ऑप्शन दिए, r/√2 मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है भाई। मेरी बोतल कहाँ गई? उधर ही रह गई। हाँ, अरे बताओ भाई, क्या है? हो गया होगा अब तक तो। सर हाँ जी, सर प्रीवियस स्लाइड कीजिए ना। ऑलराइट, हाँ जी।
नोट करना था लास्ट वाला। सर हो गया। इस रिंग के सामने x डिस्टेंस पे कोई चार्ज रख दिया है, नेगेटिव चार्ज, तो ये रिंग उस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल? अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे चलेगा तो ये ऑसिलेशन होगा। लेकिन x कैसा दिया है, तो देखो पढ़ो ना सवाल में क्या लिखा है। तो ये तो हम कर चुके हैं ना 50 बार, अभी दो चार्ज अभी डिस्कस किया कि दो चार्ज फिक्स होते हैं, तो दो दो करके बहुत सारे चार्ज फिक्स है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो फील्ड का फॉर्मूला तो वैसे ही है जैसे पहले था। बताओ इसमें फोर्स का आंसर क्या आना चाहिए, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, माइनस, मतलब इससे पता चल रहा है अट्रैक्टिव फोर्स है। अब x का वैल्यू अगर मच लेस देन r लिखा है, इससे हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर कौन सा x हटा दें, नीचे वाला x हटा दिया, के क्यू क्यू बाय आर क्यूब इंटू एक्स हो गया। चाहो तो माइनस लगा रहने दो, फोर्स का वैल्यू ही आ गया, SHM प्रूव हो गया। ये जो x के साथ रहता है उसको क्या कहते हैं, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के कहते हैं। फिर ओमेगा का फॉर्मूला होता है, जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई रूट m बाई के। अब उसको उल्टा बोलो, 2 पाई हटा दो, 2 पाई बाई ओमेगा से ही तो टाइम पीरियड बना होगा, तो ओमेगा उल्टा ही रहा होगा ना, m बाई के का उल्टा कितना, रूट के बाई m। ठीक, अब सॉल्व मत करो, आंसर में रूट आ रहा है, जो ऑप्शन है उसमें रूट ही होना चाहिए। ऑप्शन में आंसर में x होना चाहिए क्या, के में कोई x हटा के ही तो लिखते हैं के को, कौन सा आंसर है, x हो नहीं सकता, बिना रूट के हो नहीं सकता। नहीं भी सॉल्व करते तो पहले ही ऑप्शन मारते आप, देखो x नहीं हो सकता, x के अलावा जो बचा वही कांस्टेंट है भाई, x तो खुद ही वेरिएबल है, वेरिएबल थोड़े ना रख सकते हो। ये हुआ, तो फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ है ये पता चल गया, ग्राफ भी पता चल गया, और मैक्सिमम आंसर भी आ गया। रिंग के फील्ड का फॉर्मूला याद हो गया, 4 फॉर्मूले आज याद करके क्लास खत्म होगी, 4 एक हो गया है। अब दूसरा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, सर्कुलर आर्क है, जैसे पूरा सर्कल नहीं है, केवल एक सेगमेंट ऑफ सर्कल है ना, एक छोटा टुकड़ा ऑफ सर्कल, आर्क है, सर्कुलर आर्क। इस सर्कुलर आर्क का डायरेक्ट रिजल्ट ही याद करना है। सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल बन रहा है थीटा, हालांकि इन्होंने जो बनाया है उसमें अल्फा है और फिर बीटा, यानी टोटल एंगल क्या हो गया, मतलब ऐसे अल्फा और बीटा के तो ऐसे अलग अलग दे दोगे तो ऐड करके टोटल एंगल निकाल लोगे ना, मतलब ऐसे सर अल्फा बीटा दे दिया आपने तो थीटा लिखा दिया था, पहचान लोगे। अब अगर मैं ऐसे केवल लॉजिकली देखूं कि यहां पे एक छोटा सा सेगमेंट बनाए, उसको डीक्यू लें, तो उसका फील्ड ऐसे नीचे की तरफ चलेगा। अगर सबसे नीचे में डीक्यू बनाए तो ऐसा ऊपर की तरफ चलेगा, समझ गए क्या। तो दोनों का कंपोनेंट ऐसे सामने की तरफ ऐड होगा, तो किस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, हाँ अब ये तो आना चाहिए, लेकिन किस लाइन पे, मतलब ये जो, हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो मैंने लाइन बनाई, ये कितना एंगल दोनों साइड से बनाना चाहिए, हाँ सिमेट्री बोलो ना, जैसे ऊपर टुकड़े वैसे नीचे हैं तो बीच में ही चलेगा। आपको याद आ गया क्या, दो फोर्स बराबर हैं तो रिजल्टेंट बीच में ही जाना है, अगर एक ज्यादा एक कम होता तो ज्यादा वाले की तरफ दबता है। अगर दो बराबर, देखो मैंने बोला ना ये डीक्यू है और ये भी वैसे ही डीक्यू है, तो दोनों में से ज्यादा फील्ड कौन बनाएगा, दोनों तो बराबर है, सेंटर तो डिस्टेंस सब जगह से आ रहे हैं, समझ गए क्या। इस चार्ज को जो हमने फैला रखा है सरफेस, इसके सर्कल पे यानी आर्क पे, उसको दो तरीके से आपको दे सकते हैं, एक इसका टोटल चार्ज क्यू दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको लैम्डा दे सकते हैं। लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट
लेंथ, क्या इसकी लेंथ बता सकते हो कितनी, अगर इसका रेडियस आर है, एंगल थीटा है? कभी ऐसे सुना है आपने, आर्क बाय रेडियस इक्वल टू एंगल, ऐसे सुना है फॉर्मूला? तो आर्क की लेंथ कैसे निकालें? आर थीटा हो जाएगी, तो लेंथ से अगर डिवाइड कर दिया तो लैम्डा आ जाएगा। समझ में आ गया? तो मैं इसलिए लिख रहा हूं ये कि आपको आंसर में जो बताऊंगा या याद कराऊंगा वो लैम्डा के टर्म्स में लिखूंगा, आपको लैम्डा वाला ही याद करना है। 99% चांस यही है कि जब भी सवाल ये वाला पूछेंगे तो लैम्डा ही देंगे, लेकिन मान लो क्वेश्चन में लैम्डा नहीं दिया और चार्ज क्यू दे दिया तो तुम क्यू से लैम्डा को कैलकुलेट कर लोगे ना, फिर रख देना। समझ गए? तो दो रिजल्ट याद नहीं रखना, याद लैम्डा वाला रखो, लैम्डा नहीं दिया तो क्यू दिएगा, कुछ तो देगा ना, तो क्यू से लैम्डा निकाल लोगे। ठीक है, तो आंसर ये वाला मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कैसे आया इसको एक एडवांस की क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब ये जो रिजल्ट है, लेकिन अभी हम लोग रिजल्ट पे देख रहे हैं। ध्यान देखो कि 2k लैम्डा बाय आर, आर क्या है? सर्कल है ना, इसका रेडियस आर है। 2k, के वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला के है, 2k है तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दिखता है ये कहीं पे। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या है? सर्कल का जो टोटल एंगल आर्क का सेंटर पे बन रहा है। ये फील्ड कहां पे आई? सेंटर ऑफ सर्कल पे ही है। सेंटर के अलावा हर पॉइंट पर भी फील्ड होती है, लेकिन हमें कौन सी वाली फील्ड का आंसर ही जानना है, वही पूछेगा। और भी कहीं फील्ड नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, हम लोग कैलकुलेट करना नहीं जानते, हम केवल सेंटर जानते, वही पूछते हैं, वही होता है। ठीक है, ये आंसर याद कर लो। सर यहाँ लैम्डा क्या है? लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा हाँ, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, दूसरा नाम इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे अगर सर्कुलर आर्क की लेंथ आर थीटा है और उसका चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली लैम्डा दिया रहेगा, बोलेगा ये ऐसा रिंग है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ 2 कूलम पर मीटर है। समझ गए ना? यूनिट देख के समझ में आ रहा है ना? 2 कूलम पर मीटर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा? तो आप लैम्डा की जगह 2 कूलम पर मीटर लगा दो, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। तो सर्कल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा वो दोनों एंड से कितने एंगल पे चलेगा? तो इसका डायरेक्शन अलोंग एंगल बाइसेक्टर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग अवे फील्ड बनाना चाहिए कि टुवर्ड्स? तो मैंने एरो देखो अवे की तरफ बनाया। अगर मैं ऐसा ही सर्कुलर आर्क को नेगेटिवली चार्ज बना के सामने सेंटर पे फील्ड पूछूं तो आप टोटल एंगल पहले देख लो जी, ये हाँ पूरा एंगल थीटा। दिख रहा है? इधर से कितना समझ गए आप, है ना? तो टूवर्ड्स या अवे साइन के हिसाब से बनता है, और जो टोटल एंगल है उसका बीच का रास्ता पकड़ लो। ठीक है, ऐसा। साइन थीटा बाय 2 कैसे है? क्या? साइन थीटा बाय 2 कैसे है? तो वही करता हाँ, पॉजिटिव चार्ज का अगर आर्क है तो सेंटर पे फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम, मतलब सेंटर पे फील्ड अवे फ्रॉम द सर्कल, जो आर्क से अवे। हाँ हाँ भाई, बोकारो से कुछ पूछ रहे हैं? कोई डाउट पूछ रहे भाई? हाँ नहीं नहीं, आप उल्टा बोलो। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव रखते हैं तो फील्ड और फोर्स दोनों के डायरेक्शन अपोजिट आते हैं। तो क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, तुम फोर्स से फील्ड कैसे बनाते थे? तो अगर नेगेटिव किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो क्या होता है? वेक्टर का डायरेक्शन पलट जाता है, तो आएगा टुवर्ड्स ही।
फोर्स अवे बनाएगा, उसको नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो फील्ड टुवर्ड्स हो जाएगा। समझ गए क्या? इसलिए टेस्ट चार्ज कैसा है उससे हमें कोई फर्क, फिर भी हमको इजीएस्ट टेस्ट चार्ज कौन सा होता है जिसको रखते ही हमें फील्ड तुरंत पता चल जाती, वैल्यू भी हमें कुछ कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ता, +1 कूलम चार्ज। तो अगर तुम्हें ही रखना है तो तुम नेगेटिव रखो नहीं, बट कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव से जो हो रहा होगा फील्ड फोर्स जो आएगा फील्ड उसका अपोजिट ही बनेगा, नेगेटिव से डिवाइड भी तो करोगे। फोर्स फिर फील्ड नहीं है ना, फोर्स अलग है फील्ड अलग है। लेकिन +1 लोगे तो +1 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, जो फोर्स है वही फील्ड है, तो कंफ्यूजन नहीं है। अगर -1 चार्ज लिया तो वैल्यू सेम दिखेगा लेकिन डायरेक्शन पलट जाएगा, तो वो तो पलटना भी ठीक है, रिपल्शन करेगा नेगेटिव नेगेटिव को, तो फोर्स अवे दिखेगा। लेकिन माइनस से डिवाइड करोगे तो जैसे फोर्स आई कैप दिख रहा, माइनस से डिवाइड करा तो फील्ड माइनस आई कैप आ गया, तो फील्ड फिर से टुवर्ड्स ही हो गए, तो है ना, इस तरह से। तो टेस्ट चार्ज में हम क्यों टेंशन ले, मतलब हम क्यों वो करें, एक्सपेरिमेंट करें? हम हमेशा टेस्ट चार्ज क्या लेके चलेंगे, +1। मेरे पास सारे टेस्ट चार्ज हो सकते हैं, हम +1 ही लेंगे, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं, जो आंसर है वही रिजल्ट, मतलब वही फील्ड वही फोर्स सब कुछ से। लेकिन आप समझो, हम लोग अब कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे, मतलब हम कोई साइंटिस्ट नहीं है जो टेस्ट चार्ज रख के चेक करते रहते हैं। हमको अब पता चल गया है कि कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कैसा फील्ड बनाता है, KQ/R² अवे। नेगेटिव चार्ज है पॉइंट चार्ज तो KQ/R² टूवर्ड्स, वो बना चुका है, हो गया फिक्स। अब बार बार टेस्टिंग करके या एक्सपेरिमेंट करके हम फील्ड बार बार निकाल नहीं रहे। तो ये सारे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, ये जो पॉइंट चार्ज बीच बीच में बनाए होंगे उनका एक एक पॉइंट चार्ज का फील्ड लेके मैंने इंटीग्रेशन किया होगा। यहां पे कहीं छोटा सा टुकड़ा लिया होगा, उसका फील्ड बनाया होगा, फिर उसके 2 कंपोनेंट लिए होंगे। ऐसा छोटा टुकड़ा यहां पर भी नीचे भी इमेजिन किया होगा, उसके भी 2 कंपोनेंट लेंगे। कॉस वाला कंपोनेंट मुझे ऐड होते हुए दिख रहा होगा, कॉस वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बदल के साइन थीटा में करो, इसलिए आंसर में साइन थीटा दिख रहा है। इंटीग्रेशन हो रहा है कॉस थीटा वाला, लेकिन वो आपको आइडिया है कि कॉस थीटा इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा आ जाता है। ये 2 का फैक्टर भी उसी से आ रहा है, क्योंकि -θ/2 से +θ/2 इंटीग्रेशन हुआ होगा। खैर जो भी है, इंटीग्रेशन में मतलब वो जो इसका डेरिवेशन है वो बाद में सिखा दूंगा, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास कर देंगे। अब हमने जो आर्क वाला निकाला उसके 2 रिजल्ट बच्चों देखो जल्दी जल्दी से। पहला क्वार्टर सर्कल, एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क है हमारे पास, रेडियस आर की ही है, इस पे चार्ज पूरे सर्कल पे है इतने में, और चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, यानी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितने एंगल पे चलेगा। देखो समझ गए क्या, जितना एंगल है उसके बीच में बना दिया। वैल्यू बोलो जरा, ये 2k λ/r साइन 90/2। साइन 45 क्या होता है, 1/√2 से 2 काटोगे तो क्या आएगा, √2k λ/r। याद हो गया क्या? ये अच्छे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, डायरेक्टली सवाल आते हैं। सेमी सर्कल है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, ये है। इस पे पूरे सर्कल पे, सेमी सर्कल पे चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, रेडियस आर। सेंटर पे फील्ड निकालना, ये सेंटर आपको सर्कल का दिख रहा है, यही फील्ड निकालना होता है। कितना एंगल है, इसका आधा रास्ता समझ में आया। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे बनाया, ये समझ में आया। ये पूरा सर्कल नेगेटिव होता तो ऊपर बना देते, ऊपर की तरफ, समझ गए, बिल्कुल बीच में एंगल के। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा आंसर, 2k λ/r, 2k λ/r, और आगे साइन 180/2, साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 लिख दिया। सेमी सर्कल का फील्ड हो गया 2k λ/r, √2k λ/r। 6 कि सर एक सेमी सर्कल में 2 क्वार्टर सर्कल होते हैं, तो एक क्वार्टर सर्कल का रिजल्ट √2 और दूसरे का भी रिजल्ट √2 है,
तो √2 प्लस √2 करेंगे तो 2√2 आना चाहिए था, ये तो 2 आ रहा, गड़बड़ हो गया। ऐसा क्यों नहीं आ रहा वैसे? बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। इधर वाले क्वार्टर सर्कल का फील्ड ऐसे टेढ़ा बनेगा, इधर वाले का भी टेढ़ा बनेगा, तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में थोड़ी ना है कि सीधा वैल्यू ऐड हो जाएंगे, समझ गए क्या? तो दो वेक्टर अगर टेढ़े होते हैं तो फिर उनका वेक्टर सम या कंपोनेंट करना पड़ता है। तो मैंने ऐसे मन में सोचा, अरे थोड़ा इमेजिन कर लेंगे तो क्या दिखने लगते रिजल्ट। ये √2 के लैम्डा बाय आर कितना एंगल है, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट करूं तो क्या आ जाएगा, cos 45। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, k लैम्डा बाय आर। इधर लिख दिया तो दूसरा कंपोनेंट इधर हो गया, क्या हो गया, k लैम्डा बाय आर हो गया। अब इसको देखो, अगर मैंने इधर का बनाया तो k लैम्डा बाय आर और k लैम्डा बाय आर, और उधर का क्वार्टर सर्कल लेंगे तो k लैम्डा बाय आर, k लैम्डा बाय आर। तो लेफ्ट राइट वाले k लैम्डा बाय आर कट गए, नीचे वाले ऐड हो गए, क्या आ गया, तो दो क्वार्टर सर्कल मिलके सेमी सर्कल का रिजल्ट मैच करा रहा है कि नहीं? लेकिन स्केलर क्वांटिटी नहीं है कि आप 2 बार √2 लिख दोगे तो 2√2 बन जाएगा, समझ गए? वो 90 डिग्री पे है, ये इधर 45 पे चल रहा है, इधर 45 अलग है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपस में मैच भी करेंगे, है ना? कंफ्यूज नहीं होना। रिजल्ट याद हो गया? किसी भी थीटा एंगल वाले सर्कल के सेंटर पे फील्ड क्या है? दो रिजल्ट लिख लिए आज। एक सर्कुलर रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे फील्ड का आंसर क्या लिख लिया? 2 नहीं, ये q है भाई, एक ही चार्ज है, KQX बाय, नीचे याद है सबको, पावर में कोई गड़बड़ी नहीं आ रही है, 3/2 सबको याद रहता है। पता नहीं क्या है इसमें, x² + r² पावर 3/2 सबको पता रहता है, ऊपर न्यूमरेटर ही पकड़ना है, वही गड़बड़ होगी, ठीक है? KQX 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 KQX, ठीक है? दो रिजल्ट हो गए, फटाफट आगे चलते हैं। ये डिस्क है, के लिख दिया इसमें, लग रहा है इंग्लैंड वाला चल रहा है ना? वो जब करते हैं तो कौन सा वाला चल रहा है कीबोर्ड, उस पर भी डिपेंड करता है, किसी शब्द की स्पेलिंग में लाल निशान मार देता है कंप्यूटर में, है ना? आप बोलोगे यही तो सीखी थी बचपन से, यूएस वाले कुछ और ही इंग्लिश बोल रहे हैं उसकी, और यूके वाले कुछ और बोलते हैं, नहीं होता कई, हाँ रेड 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 निशान आ जाता है, फिर उसमें सजेशन में देता है कि हाँ बहुत सारे। चलो जी, तो यहाँ पे पोलराइजेशन में भी कहीं Z मारता है, कहीं S लेता है, अपनी मर्जी से ही चल रहा सबका। हम लोग कंफ्यूज है इंडिया में, क्या बताएं। अच्छा रहा, लेकिन इंडिया में जो, जैसे आप हिंदी में अगर पढ़े बुक्स जैसे साइंस की, अरे इतने डिफिकल्ट शब्द होते हैं, धुआं उड़ जाता है क्या। चलो खैर, हम लोगों का तो हिंदी तो वैसे ही अब हम लोगों की बहुत ही पुअर हो गई, तुम लोगों की भी, तुम तो और ही लल्लू हो गया, है ना? मैं देखता हूँ बच्चे हिंदी नहीं, एक मतलब मेरी जो डॉटर है उसको अभी 6th क्लास में जो है, तो उसको अभी हिंदी की नोटबुक मिली, तो उसमें कुछ लिखना था, तो था कि उस आदमी को भूख लगी थी, तो भूख, हमने कहा भूख का भूख होता खा होता है, कह बोलती तो मैं भूख हूं मुझे भूख लगी है, नहीं तो भूख लिख के आई, नंबर काट दिया टीचर ने। भूख क्या होता है? तो हम लोग थोड़ा बोलने का फंडा अलग है हम लोगों का। यार, a charge q is uniformly distributed over a rod of length L, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको देखो। 3 स्टेप याद है? ये रॉड पे चार्ज फैला हुआ, पूरे रॉड पे चार्ज है, तो हम लोग क्या रॉड को पॉइंट चार्ज बना सकते हैं कि रॉड को पॉइंट चार्ज बना दिया, फिर KQ/R² आंसर। हाँ, एक टुकड़ा बनाना पड़ेगा छोटा। अब रॉड पे टुकड़ा लेने के लिए रॉड के लेंथ के अलाउंग जाना होता है x पे dx। अब x कहां से लेना है ये चॉइस भी हमारी होती है। जैसे सवाल में कोई पॉइंट को x = 0 लिखा है क्या, तो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने नहीं दिया, तो अब फिर मेरी चॉइस है, और वैसे भी यूनिफॉर्म रॉड है।
या तो कोई फंक्शन दिया होता तो वो लोग डिफाइन करते हैं कि भाई x इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट है तो x के हिसाब से डेंसिटी बदल रही है, यानी कोई चीज वेरिएशन होती है तो वो लोग देते हैं कि कहां x इक्वल टू 0 उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन जब सब कुछ यूनिफॉर्म है तो कहीं पर भी x इक्वल टू 0 उन्होंने दिया नहीं। तो मैं आपको 2-3 एग्जाम बोलता हूं, तरीके बोलता हूं कि मैं अलग अलग x इक्वल टू 0 लेता हूं तो इंटीग्रेशन लिमिट बदल जाएगा। जैसे अगर हम इस एंड को x इक्वल टू 0 मान ले तो रॉड का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक फैला हुआ दिखेगा। कुछ समझ में है क्या? अगर इस एंड को x इक्वल टू 0 डाल दे और यहां पे x पे dx जाए तो भी रॉड का चार्ज कहां से कहां तक फैल रहा है, 0 से l तक फैल रहा है। समझ में आया? अगर मिड पॉइंट को x इक्वल टू 0 मैंने मान लिया और फिर x पे जाके dx कट कर लिया तो -l/2 से +l/2 तक। समझ गए क्या? ठीक है, अब मैं चौथा ले रहा हूं लेकिन इस एग्जांपल में हम x इक्वल टू 0 इसको पॉइंट को मान लेते हैं जो p पॉइंट है और वहां से x डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए रॉड में एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ लेंथ dx ले लेते हैं और इसका चार्ज dq ले लेते हैं। तो dq का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लैम्डा dx है, लेकिन लैम्डा का वैल्यू यूनिफॉर्म में हमको लिखना है q/l। समझ गए क्या? ये तो अभी थोड़ी देर पहले लिख दिया था, चार्ज q l लेंथ है q/l इंटू dx, यूनिटरी मेथड हो गया लैम्डा dx। x वहां से 0 माना है, बताओ इसमें इंटीग्रेशन लिमिट क्या चलेगी? व्हाट इज द क्लोजर एंड ऑफ द रॉड फ्रॉम दैट पॉइंट विच इज टेकन एज x इक्वल टू 0? x का वैल्यू इस एंड से इस एंड तक टुकड़े हैं, मतलब dq विल बी सेलेक्टेड ऑन द रॉड। तो पहला dq हमारे x इक्वल टू 0 से कितने डिस्टेंस पे है, d पे, और सबसे आखिरी वाला टुकड़ा कहां मिलेगा, l प्लस डी। एक है d और दूसरा l प्लस डी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे d वाला जो वो है वो अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको d हटा देता, इसको r लिख देता हूं। तो यहां r लिख दिया, यहां भी r लिख दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द पहला वाला सेगमेंट का डिस्टेंस, समझिए ना? तो हम कहां से x ले रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम कहीं से भी ले सकते। मैंने p पॉइंट से इसलिए लिया क्योंकि बताओ अब ये जो dq है ये p पॉइंट से कितना दूर दिख रहा है, x। तो ये पॉइंट चार्ज है। अब बताओ पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे फील्ड कैसे निकालेंगे, k q की जगह dq बाय x स्क्वायर हो जाएगा। देखो अगर यहां से x लेता मैं तो हमें p पॉइंट का डिस्टेंस x प्लस r लिखना पड़ता, कुछ समझे क्या? तो x के साथ r भी लेना पड़ता, वो भी घुसता रिजल्ट में हमारे। तो अभी सिंपल रिजल्ट है कि फंक्शन सीधा k dq बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं dE इज इक्वल टू k dq बाय r स्क्वायर की जगह इससे डिस्टेंस वहां से ही लिया है डिस्टेंस, तो इधर से p पॉइंट का डिस्टेंस x ही तो हो गया, करेक्ट? अब मुझे बताओ अगर एक सेगमेंट लिया तो सेकंड स्टेप है, इनफैक्ट थर्ड स्टेप है कि अब फील्ड देख लेंगे कि कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है। तो मैंने देखा ये जो चार्ज है ये ऐसे अवे फील्ड बनाएगा। अगर कोई और भी सेगमेंट ले लें तो कौन सा कंपोनेंट ऐड हो रहा है? तो तुमको कंपोनेंट तो लगाने की जरूरत ही नहीं हो रही, तो सभी तो एक ही डायरेक्शन में ही आ रहे हैं, सब तो बोल रहे हैं एक ही डायरेक्शन एक्स एक्सिस में। तो क्या डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देना चाहिए लिमिट? पहला सेगमेंट कितना दूर है और आखिरी सेगमेंट कितना दूर है, आप समझे ना? dq कहां लिया है हमने, रॉड में है कि हवा में भी है dq? चार्ज तो रॉड पे है ना, और x इक्वल टू 0 हमने यहां पे लिया हुआ है। तो पहला, जब चलते हुए जाऊंगा तो पहला चार्ज मुझे कहां मिलेगा, r पे, और आखिरी वाला मिलेगा, बस वही उसी के बीच में ही हम ट्रैवल करना है हमें। तो x शुड चेंज फ्रॉम r टू l प्लस r। ठीक, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये x का पावर माइनस, इसको पहले एक बार देख लेते, k इसको लिख दिया लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन r से l प्लस r। अब बताओ मुझको dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर भेज दिया x का पावर -2, तो इंटीग्रेशन होता है n+1 अपॉन n+1 अपॉन n+1, पावर में n+1 अपॉन n+1।
तो n की जगह -2 है, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, व्हाट इज -2 + 1? तो k लैम्डा सब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसका बना -1/x। दिखा, लग रहा कंफ्यूज हो गए। x का पावर -2 + 1 कितना पावर है? x का पावर -1, तो -1 1/x ही तो हुआ, लेकिन डिनोमिनेटर में भी -1 है तो वो बाहर आ गया। इसमें r से लिखा l + r। अब लिखना अपर लिमिट माइनस, लेकिन माइनस पहले लगा तो पलट जाएगा, ठीक है क्या? तो यहां लिख दिया k लैम्डा 1/r -1 अपॉन l + r इधर, r इधर, तो l + r -r करेंगे, r कट जाएगा, ऊपर बचेगा l। आंसर आया k लैम्डा l/r इंटू, समझ गए एलसीएम? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इसमें हम r से l + r क्यों गए हैं? उल्टा हाँ। नहीं जा सकते थे? नहीं, जैसे ये वाला एंड को हमने x = यहां पे x = 0 लिया हुआ है, ये पॉइंट x = 0 है। अब इधर से ट्रैवल करते हुए मैं रॉड के सारे dq को टच करना चाहता हूं, तो बताओ अगर इधर से मैं पैदल चलते 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 आऊं तो रॉड का पहला dq हमको कहां मिलेगा? पहला टुकड़ा r पे, और आखिरी कहां मिलेगा? l + r। हाँ, तो इंटीग्रेशन लिमिट बस वहीं से स्टार्ट करनी है, r से l + r। सर हम x = 0 यहाँ जो तो टाइम रॉड हो है गया, उसके तीन ही स्टार्टिंग फॉर्मूले में हो तो पाए, ले जल्दी सकते से एक थे। फॉर्मूला और बताएंगे। हाँ जी बोलो, क्या? सर x = 0 हम रोड का जो हमारा फर्स्ट एंड है वहां भी तो ले सकते थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम x = 0 कहीं भी ले सकते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग लिमिट बदलनी पड़ती है। तो आंसर सेम आएगा क्या? बिल्कुल सेम आएगा, टेंशन फ्री रहो, सेम आएगा। क्यों? देखो, अगर मैं यहां x = 0 लिख दूं, केवल एग्जांपल के लिए देखो, यहां x = 0 लिख दूं, तो फिर इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक लेनी पड़ेगी? 0 to l। तो लेकिन ये अगर मैंने x लिया होता, यहां पे 0 लिया है तो यहां से ही x स्टार्ट होगा, तो ये अगर x डिस्टेंस है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है फील्ड निकालने के लिए? r + x। हाँ, r + x है, तो डिनोमिनेटर में x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? r + x का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर लिमिट में लिखेंगे 0 to l, तो थोड़ा इमेजिन करो, लिखा हुआ है r + x, उसमें 0 डालोगे तो क्या दिखेगा? r + x है, x की जगह 0 डालोगे तो क्या दिखेगा? r दिखेगा, और x की जगह l डालोगे तो क्या दिखेगा? तो आपको आंसर में r आएगा और एक l + r आएगा। सेंस बना क्या? यस सर। तो नंबर चेंज करो तो लिमिट भी चेंज हो रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट सेम बन जाएगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। एक रिजल्ट मैं और लिख रहा हूं, हालांकि समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है, हो गई है, तो एक रिजल्ट और देखो, ये अभी जो हमने रिजल्ट लिखा उसमें रॉड के लेंथ के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। आंसर अभी जो पिछले स्लाइड में आंसर आ रहा था सामने, ये लेंथ रॉड है, ये रॉड है ऐसे फैला हुआ, और इधर से r डिस्टेंस पे फील्ड कितना आसान आ रहा है, k/, ये जो लैम्डा इंटू एल है इसको क्यू लिख रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? लैम्डा इंटू एल को क्यू लिख रहे हैं, तो k/, r क्या है? p पॉइंट से एक एंड का डिस्टेंस, और l + r क्या है? ये तो बहुत आसान हो गया याद करना। अगर एक रॉड के लेंथ के सामने पूछोगे तो k/r1 r2 कर देंगे, पहला एंड r1 पे और दूसरा एंड, दोनों को डिनोमिनेटर में डाल दो। कुछ समझे क्या? रॉड 2 मीटर की है और इससे 1 मीटर दूर पे फील्ड पूछा है, तो पास वाला एंड 1 मीटर हो गया और दूर वाला एंड 3 मीटर हो गया। कुछ समझे क्या? तो आंसर हो गया k/1 × 3, k/r1 r2। तो याद रखना बड़ा आसान है। चलिए दूसरा, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको बस एक कन्वर्जन फैक्टर है, उसको याद करना, नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए रॉड के लेफ्ट या राइट में फील्ड पूछा, सामने नहीं पूछा, दो ही तो चीजें हो सकती है। ये रॉड है, बिल्कुल सामने पूछा तो पहला वाला एग्जांपल है k/r1 r2। इधर पूछे या इधर पूछे, सामने लेंथ के अलोंग पूछेगा यहां, तो यही जो आंसर लिख चुके। लेकिन ऊपर या नीचे यहां कहीं पूछा, समझ गए ना? सामने हो या आगे कहीं हो, रॉड के ऊपर या नीचे पूछेगा तो आपको जिस पॉइंट पे पूछा वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? r हो गया। ठीक, फिर ये जो रॉड का लेंथ है इसके दोनों एंड को इधर से ज्वाइन कर दो,
रॉड है, यहां पे फील्ड पूछा है, यहां तो नहीं पूछा, यहां पूछा है। दोनों एंड को यहां से ज्वाइन कर दो। मान लो ये एंगल अल्फा बन रहा है, ये एंगल बीटा बन रहा है, टोटल एंगल क्या हो गया। अब आपको इसको वही फॉर्मूला लगाना है जो आर्क में सीखा। बोलो कितना एंगल है टोटल। मान लो थीटा होता तो आंसर क्या होता, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, यही बोलना है। कन्वर्जन कैसे करना है, समझो कि ये रेडियस, ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, इसी रेडियस का एक सर्कल बनाओ, तो ये रॉड का रिजल्ट बिल्कुल इस सर्कुलर आर्क के रिजल्ट के बराबर आएगा। और इतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले रेडियस का एक सर्कल नीचे बनाए तो इस रॉड का रिजल्ट इस सर्कुलर आर्क के बराबर आएगा। अब बताओ ये सर्कुलर आर्क का रेडियस कितना है और ये उसी सर्कल का सेंटर है। आंसर क्या लिखना है, रॉड का रिजल्ट है लेकिन किसकी तरह आएगा, 2k लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन टोटल एंगल बाय 2। फील्ड किसके अलोंग चलेगा, अलोंग एंगल बाइसेक्टर। ये जितना भी एंगल है इसके आधे रास्ते पे होना, इधर से भी अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, ये रॉड है। कन्वर्जन वाला एक बार बताइए ना। अभी बताते हैं, नहीं अब नेक्स्ट टाइम बताएंगे। लेकिन मान लो ऐसे रॉड है तो आपको बस कुछ नहीं करना, दोनों साइड ज्वाइन करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर लिखना है और ये बोलना है ये रॉड नहीं है, बस इतना सर्कल होता। आप लेंथ नहीं मोड़ रहे हैं क्योंकि लेंथ रॉड की बहुत ज्यादा और सर्कल की बहुत कम है, उससे हम कन्वर्जन वैसे नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं जो एंगल रॉड बना रहा है उतने ही एंगल का सर्कुलर आर्क बना लो। कन्वर्ट नहीं करना तो भी रिजल्ट तो, जैसे ये एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है बीटा, टोटल एंगल कितना हो गया। तो आप ये सोचो अल्फा प्लस बीटा में रिजल्ट ऐसे बना देना, 2k लैम्डा बाय आर साइन। कैसा आया ये मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन इस रिजल्ट को भी याद कर लो। ठीक है, 4 रिजल्ट हैं लेकिन सर्कल आर्क वाला और रॉड वाला सेम है और रॉड के लेंथ के अलोंग और रिंग वाला अलग है।